Welcome to all of you. Welcome back to my channel, Mr. Marigo. Today we are going to discuss. Now we are going to start our biochemistry. तो जैसा जैसा जिस तरह मुझे यूनिवर्सिटी समझाएगी उस तरह हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो मुझे मेरी प्रेजेंटेशन थी जो मुझे मिली है वो बायोकेमिस्ट्री है, तो इंशाल्लाह साथ साथ हम बाकी भी कवर करेंगे। लेकिन जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो बायोकेमिस्ट्री का जो वो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो कार्बोहाइड्रेट्स उनके बारे में जो शॉर्ट रिव्यू होगा वो बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि आप सबको पता है यार, कार्बोहाइड्रेट CHO, ठीक है। हम इसको मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक लेवल पे थे, ठीक है ना। फिर FSC में हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एल्डोज कीटोज, ठीक है ना। उसके बाद अब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेडिसिन में, मेडिकल में, MBBS में, ठीक है ना। BDS में ही पढ़ते हैं। बाकी जितने भी मेडिकल की फील्ड है उसमें भी DPT वगैरह वगैरह एक्सेट्रा सब में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट डेजिग्नेटेड एज CHO और सेक्राइड्स, सिंपल सेक्राइड्स। आगे हम बाद में बात करेंगे कि मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है ना। और डाइसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है ना। आर पॉलीहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है, मेड अप ऑफ एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स। इसमें एटलीस्ट 3 कार्बन आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी मोनोसेक्राइड की एग्जांपल ले लेते हैं जो कि ट्राइओसिस है, ठीक है। 3 कार्बन, ठीक है ना। टेट्रोसिस 4 हो जाएगा, पेंटोसिस वो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ मोनोसेक्राइड की, अगर हम एल्डिहाइड 3 कार्बन हो सकता है, ठीक है ना। डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी 3 कार्बन है, लेकिन वो कीटोज में आ जाता है ना। उसके बाद आ जाता है पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप इफ फ्री नॉट एंगेज इन एनी बॉन्ड फॉर्म हैव फॉर्मेशन हैविंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। कहना क्या चाह रहा है वो ये कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप जो कि पोटेंशियली एक्टिव होते हैं, जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटो ग्रुप भी हो सकता है, अगर वो फ्री है तो, और वो नॉट किसी भी मतलब बॉन्ड कोई और बॉन्ड नहीं बना रहे, एंगेज नहीं है किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। Sugar that have not free active group are called non-reducing sugars, ठीक है ना। reducing sugar either take away O2 or donate H2O2 compound they react with, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट C1। ये आपने बात याद रखनी है कि हमने एल्डिहाइड को कैसे जज करना है, और जो कीटो ग्रुप है उसको कैसे फाइंड आउट करना है कि कैसे पता, ठीक है ना। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो ऑलवेज प्रेजेंट ऑन C1 ग्रुप, जो कार्बन वन नंबर 1 है वहां पर होगा, और जो कीटो ग्रुप है वो ऑलवेज प्रेजेंट ऑन C2, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगा। इसमें मैंने हर एग्जाम्पल दूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है। सबसे पहले हम टेबल की तरफ आएंगे और दोबारा अगेन टेबल की तरफ आएंगे जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे हर एग्जाम्पल की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगी उसकी, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिवाइड कर दिया आगे मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है, डायसैकेराइड्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है ड्राइव कार्बोहाइड्रेट्स लास्ट में बचते हैं, उनकी भी आगे ब्रांचिंग है, शुगर एसिड्स, अल्कोहल्स, अमीनो एसिड्स एंड हेमिसिल्स, ठीक है ना। अब आ जाओ तो हम सबसे पहले जो हमारा था वो हम बनेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड्स सिंपल से नाम से जाहिर हो रहा है कि मोनो मींस वन। तो मोनो जिसमें 1 सेकेराइड होगा, तो सबसे पहले एल्डोज, ये आगे फर्दर डिवाइड होता है एल्डोज में और कीटोज में। मैंने कीटोज और एल्डोज का डिफरेंस आपको बता दिया कि हमने इसको कैसे गेस करना है कि कौन सी शुगर एल्डो है कौन सी शुगर कीटो है, ठीक है ना। तो एल्डोज की एग्जांपल में आ जाओ तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना, एरिथ्रोज आ जाता है, राइबोज आ जाता है, 5 कार्बन है, जाइलोज, अपने इनकी वैल्यू लाजमी याद रखनी है, ठीक है ना। तो जाइलोज आ जाता है, उसके बाद ग्लूकोज 6 कार्बन आ जाता है, गैलेक्टोज 6 है, और मेनो 6 है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए तो इसके बरक्स डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, 3 कार्बन होते हैं इसमें, एरिथ्रोलोज, ठीक है ना। जो भी कीटो ग्रुप है, एल्डोज ग्रुप है, एरिथ्रोज है, तो इसके बरक्स एरिथ्रोलूज होगी, ठीक है ना। उसके बाद राइबोज है तो राइबोलूज होगी, फ्रुक्टोज इसमें, और ये फ्रुक्टोज आ जाती है। और फ्रुक्टोज जो है इसके बारे में इंशाल्लाह हम बाद में अगेन जब टेबल को हम कर लेंगे, तो जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं एल्डोज हैं या कीटोज हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक है ना। डाइसैकेराइड्स जो है उनमें 3 हैं, वो आते हैं
माल्टोस और लैक्टोस सुक्रोज। जो माल्टोस है वो ग्लूकोज ग्लूकोज बनता है, लैक्टोज का आपने ये याद रखना है, ग्लूकोज देखो यार सब में है, इजी याद रखने का तरीका ये है कि ग्लूकोज सब में है, ठीक है। अब माल्टोज को कैसे याद रखना है, माल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज होते हैं, ठीक है ना। अब लैक्टोज में जो दो मॉलिक्यूल्स हैं या दो मोनोसैकेराइड्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि लैक्टोज लैक्टोज से हमें लैक्टोज लैक्टोज ये जो ये वाला पार्ट है, अब इसको अपने ध्यान में रखना है कि हाँ इसमें ग्लूकोज और लैक्टोज होती है, तो ये लैक्टोज शुगर में होती है, ठीक है ना। बाकी पीछे रह गया सुक्रोज। तो सुक्रोज को आप पता है कि स्वीट होती है, टेबल शुगर भी होती है, सुक्रोज को भी हम टेबल शुगर होती है और बेसिकली सुक्रोज होती है। और जो फ्रुक्टोज होती है वो एक बहुत मीठी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हनी में है वो प्योरली उसमें फ्रुक्टोज होती है, इसलिए जो हनी है इसका सुक्रोज का अपना मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ठीक है ना, फ्रुक्टोज का अलग मेटाबॉलिक पाथवे होता है। लेकिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हनी आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो डायबिटीज मेलिटस वाले जो पेशेंट होते हैं उनको कहते हैं कि आपको फ्रुक्टोज लेना चाहिए या आपको हनी लेना चाहिए। वो आपकी शुगर को इतना डैमेज नहीं करेगा या आपकी जो शुगर है उसको हाई नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड्स आते हो, तो ओलिगोसेकेराइड्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से इसकी कोई एग्जांपल नहीं मैंने दी हुई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स, तो पॉलीसेकेराइड्स में आ जाते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। उसके बाद हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। अब जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स हैं ये मच मोर ऑफ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारी बॉडीज में ये पाए जाते हैं, ना कि ग्लाइकोजन पाया जाता है लेकिन वो एज स्टोर होता है हमारे लीवर में, ठीक है ना। स्टार्च नहीं पाया जाता, स्टार्च हम जब डाइट लेते हैं तो तब मिलता है हमें, ठीक है ना। डेक्स्ट्रीन्स होते हैं, डेक्स्ट्रीन्स होता है सेलुलोज, ठीक है ना। सेलुलोज के बारे में आपको पता है कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती इसको, क्योंकि हमारे एवरी ह्यूमन बॉडी लैक्स सेलुलेज एंजाइम जो कि सेलुलोज को ब्रेक करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो हमें ये ज़रूरत होती है इनकी, क्यों हमें फाइबर की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो स्टूल है, स्टूल फॉर्मिंग प्रोसेस है, जो हमारे डाइजेशन है या जो हमने एलिमिनेशन करनी है, वो हमारी इजी वे के साथ हम करें, ताकि हमें अगर हमारी डाइट में फाइबर्स नहीं होंगे, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो कंडीशन जो हो जाएगी उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो इसलिए जब भी किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन होती है तो डॉक्टर सबसे पहली जो चीज़ रेकमेंड करते हैं वो लैक्सेटिव्स रिकमेंड करते हैं। आपको पता होगा इसबगोल इसको कहते हैं। तो होल ग्रेन इज इट्स टोटली अ फाइबर प्रोडक्ट। तो वो करता है कि उनको जो स्टूल है उसको नरम कर देता है जो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में भी आगे तीन आगे उसकी हमने उसको क्लासिफाइड कर दिया है, म्यूसिलेट्स हैं, ठीक है ना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं, उसके बाद हेमीसेलुलोज है, ठीक है ना। म्यूसिलेज में क्या आ जाता है, एगर आ जाता है, वेजिटेबल्स, गम्स, पैक्टिन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइलोरन म्यूकोपॉलीसेकेराइड में हाइलोरोनिक एसिड आ जाता है, कॉन्ड्रोइटिन एसिड आ जाता है। ब्लड ग्रुप में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं, ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप अगर हमने पता लगाना है तो हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है वो करेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता लगेगा इसमें आर एच फैक्टर ओ है और ए है या बी है या ए बी या जो भी है, ठीक है ना। और म्यूकोइड्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हमारी जो लास्ट जो क्लासिफिकेशन बचती है वो है ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाओ, तो इसमें शुगर एसिड आ जाते हैं, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूकुरोनिक एसिड एंड ग्लूकार्सिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद अल्कोहल्स में आ जाए तो ग्लाइसरोल्स आ जाते हैं, सर्बिटोल आ जाते हैं और मैनिटोल आ जाते हैं, ठीक है ना। अब माइनर शुगर में आ जाए तो ग्लूकोज अमीन आ जाते हैं, अमीन से मुराद पता लग रहा है कि माइनर शुगर है, लैक्टोज अमीन आ जाता है, ठीक है ना। डीऑक्सी शुगर डीऑक्सीराइबोज आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तो कॉन्जुगेटेड शुगर्स, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोपॉलीसेकेराइड्स। और आपके लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ कि कंजुगेटेड शुगर्स हैं वो कहाँ पर कंजुगेट होती हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, और अगर आपने बेसिक लेवल आपने पढ़ा हुआ है, आपने सेल ऑर्गेनाइज की है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कंजुगेटेड जो है या प्रोटीन्स हैं वो किस ऑर्गेनाइज में कंजुगेट होती हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बनती हैं और लिपोपॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। तो ये था टेबल, ठीक है। जो कि मैंने एक मोटा-मोटा बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेन कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है ना। इसका इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और इसलिए भी नहीं ज़रूरत कि बाकी के डाइजेशन इसकी क्योंकि वो बहुत मायने रखती है डाइजेशन, ठीक है। तो अब हम जो मोटा-मोटा पढ़ेंगे वो इसकी एग्ज़ाम्पल्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम ग्लेशियर एल्डिहाइड को पढ़ेंगे। तो जो ग्लेशियर एल्डिहाइड है ना,
ये वाली मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि लिखूँगा तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो ग्लाइसरॉल्डिहाइड वो एल्डो ट्राइओज़ है, जैसे कि आपको पता है कि एल्डो की है ये, तो एल्डो ट्राइओज़ है और ज़ाहिर बात है ये कार्बन 3 है तो ट्राइओज़, ठीक है ना? एल्डो ट्राइओज़ है, ठीक है ना? इट इज़ यूज्ड एज़ अ रेफरेंस शुगर, हम इसको रेफरेंस एज़ अ रेफरेंस शुगर यूज़ करते हैं, ठीक है ना? इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 2 रीज़न है, ऑल द शुगर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट एंड ऑल द डी शुगर्स एंड एल शुगर। अब एक बात याद रखना, डी, एल, डी, एल ये चारों डिफरेंट टर्म्स हैं एक दूसरे से। आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये बड़ा डी इस जैसा है, बिल्कुल भी नहीं, और ये बड़ा एल इस जैसा, बिल्कुल भी नहीं। जो छोटा डी है उसको जो छोटे अल्फाबेट्स हैं उसको बेसिकली हम यूज करते हैं डेक्सोरोटेटरी और लेवेटोरेटरी, ठीक है ना? कंपाउंड आइसोमेरिक शुगर्स, और बॉडी में जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं आइसोमेरिक शुगर्स वो डिक्सोरोटेटरी आइसोमेरिक शुगर्स पाई जाती हैं। वो क्यों पाई जाती हैं? वो इसलिए पाई जाती हैं कि जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो डेक्सोरोटेटरी आइसोमेरिक शुगर जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, वो बायोलॉजिकली मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होती हैं रेदर देन लेवोरोटेटरी एसोमेरिक शुगर्स। तो होता क्या है, जो हमारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम है वो इजीली इस पर अटैक करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है कैटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक मेजर प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जैसा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, वो जो भी जो बाद में वो इजीली हमारी इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना? तो आपने एक बात याद रखें कि मोस्ट ऑफ द बॉडी में जो शुगर आइसोमेर है वो डेक्सोरोटेटरी आइसोमेरिक है, ना कि एल, ठीक है ना? उसके बाद आ जाओ, ठीक है, तो उसके बाद हाइड्रोक्सी एसीटोन में आ जाओ, ठीक है, ये वाले में। तो ये कीटो ट्राइओज है, जैसा कि आपको 3C में नजर आ रहा है कि ये 3C है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इट इज प्रोड्यूस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोलाइसिस। ये बनती कब है? जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ब्रेकडाउन, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है ना? इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लाइसरॉल ड्यूरिंग ट्राइग्लिसराइड डिग्रेडेशन, जब ट्राइग्लिसराइड्स की डिग्रेडेशन होती है तो ग्लाइसरॉल बनता है, और तब डिहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बनता है। उसके बाद राइबोज आ जाओ, तो राइबोज आपको पता है कि इट इज एन एल्डो पेंटोज, जैसा कि आपको 5C से पता है, पेंटोज 5C, और राइबोज तो जारी बात है, ठीक है ना? एल्डो एल्डो जारी बात है, एल्डो शुगर है, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन नेचर, नेचर में बहुत ज्यादा है। इट इज अ बॉडी इन द बॉडी, इट इज प्रोड्यूस थ्रू HMP शंट। एचएमपी शंट बेसिकली ये एनर्जी क्रिएट करने का अनदर पाथवे है। हमें पता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना? तो वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन ये अल्टरनेटिव पाथवे है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड। तो इसको हम कहते हैं कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे शंट एंड कैन बी कन्वर्टेड ग्लूकोज टू इन विवो। करता क्या है कि जो ग्लूकोज, जारी बात है, हमें जब हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, हमें बॉडी को, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होती है, ठीक है ना? तो जब हमें ज्यादा ग्लूकोज रिक्वायर्ड होती है तो HMP शंट वर्क करना स्टार्ट करता है, ताकि हमारी जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो जो क्या कहते हैं अल्डो शुगर हैं या कीटो शुगर हैं वो कन्वर्ट हो जो माइनर मॉलिक्यूल है उसमें, तो हमें जो वो जो माइनर मॉलिक्यूल्स जो बाकी जो कन्वर्ट होते हैं उससे हमें एनर्जी मिल सके, ठीक है ना? उसके बाद राइबोलोज, जाइलोज और जाइलोलोज जो है वो कीटो प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना? ठीक है, कीटो बेसिकली दे आर प्रोड्यूस थ्रू, ये भी HMP फंड से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना? कन्वर्टेड ग्लूकोज इन विवो, ठीक है ना? ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का आज तो हम सबको पता है, मशहूर है जमाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज हम चीनी खाते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि उसको मिसकंसेप्ट ले लेते हैं कि भाई जो चीनी खा रहे हैं वो ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज नहीं होती, वो सुक्रोज होती है, ठीक है? तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो हम टेबल शुगर खा रहे हैं हम, वो सुक्रोज होती है, ना कि ग्लूकोज। ग्लूकोज हो सकती है क्योंकि उसमें सुक्रोज जो है वो बेसिकली टू मोनोसैकेराइड्स का कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, लेकिन वो कलेक्टिवली खा सुक्रोज होगी, ठीक है ना? तो अब इट इज एन एल्डोहेक्सोज, हेक्सोज मीन 6 कार्बन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो 6 कार्बन है, तो एल्डो है तो हम इसको एल्डोहेक्सोज कहेंगे, ठीक है ना? It is also called dextrose due to dextrotation of plain polarized dextrotation। अब बात आपको यहाँ पर समझ आएगी कि मैं ये DL क्यों कह सकता, हमें हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज पाई जाती है वो डी ग्लूकोज पाई जाती है। अब मैं यहाँ पर डी बना तो नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये डेक्सोरोटेशन ग्लूकोज है। तो हमारी बॉडी में जितने भी ऑलमोस्ट जितनी भी आइसोमेरिक शुगर्स फॉर्म है वो डी फॉर्म में है, डेक्सोरोटेटरी फॉर्म है या डेक्सोरोटेशन फॉर्म है, ठीक है ना?
तो मेन शुगर इसको कहा जाता है, बॉडी की मेन शुगर कहा जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होने हैं, ज़ाहिर बात है जब हम चीनी लेंगे सुक्रोज ने आगे मेटाबोलाइज होना है, तो मेटाबोलाइज हो गया उसने सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, तो इट इज अ मेन शुगर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन इसका यही है कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तो बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लैक्टोज के बारे में पढ़ लेते हैं हम। मिल्क शुगर हम इसे कहते हैं, फिर और ग्लूकोज मिल्क शुगर भी हम इसे कहते हैं लैक्टोज को, ठीक है, जो लैक्टोज है, ठीक है। उसके बाद इट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू सेरेब्रोसाइट्स एंड गैंग्लियोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ, वो ये कि बॉडी में जो शुगर्स पाई जाती हैं उनमें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आ जाओ तो ग्लूकोज है ना, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ब्लड, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ। present in blood and brain ganglioside and cerebrocyte, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ग्लैक्टोजिस, ठीक है। तो ग्लैक्टोजिस है वो भी ब्रेन और टिश्यू में पाई जाती है एज ए गैंग्लियोसाइड्स एंड सेरेब्रोसाइट्स। उसके बाद फ्रुक्टोज, ये शुगर मुझे कभी नहीं भूलती, क्योंकि जब एक बार मैं डॉक्टर जी से लेक्चर ले रहा था, तो क्या हुआ कि एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर ले रहा था। अब बात करो, अब आप कहोगे कि यार एम्ब्रियोलॉजी कहाँ और बायोकेमिस्ट्री कहाँ, तो भाई इसका लिंक है प्रॉपर। वो ये कि उन्होंने क्वेश्चन किया था वीडियो में कि बताओ कि जो स्पर्म की मूवमेंट है, जाहिर बात है वो बड़ी स्पीड से चल आगे जाता है, मूव स्पाइरल स्पाइरल उसकी मूविंग होती है, तो बड़ी फास्ट फॉरवर्डिंग मूवमेंट होती है, तो बताओ कि उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो उन्होंने ये कहा था कि स्पर्म में फ्रुक्टोज होती है, और जो फ्रुक्टोज है वो ग्लूकोज से ज़्यादा, मतलब बड़ा मालिक्यूल कह सकते हैं हम, होता है। तो फ्रुक्टोज जो है वो उस नरिशमेंट करता है स्पर्मेटोजोआ की, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पर्म में, उनमें जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है वो फ्रुक्टोज ही कन्वर्ट होता है बाद में, जो भी कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो, ठीक है ना। तो स्पाइनल में जो स्पाइनल प्लाज्मा है उसमें जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है, ठीक है ना। उसके बाद राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज है, आपको पता है कि राइबोज है वो आरएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोज है वो डीएनए में होता है, और उसके अलावा एडीपी, एटीपी, जीटीपी, नैर, निकोटीन, अमीन डाइमाइनेज, ठीक है ना, एनएडीपी, फैट, फ्लेविन, एडेनिन और एफएमएन, साइक्लिक अमीनो मोनोफॉस्फेट में, ये सब में, ये मैसेंजर में, ये सब में डीऑक्सीराइबोज और राइबोज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ग्लाइकोजन आता है, तो आप सबको पता है कि ग्लाइकोजन है वो जो लीवर में स्टोर होता है, ठीक है ना, उसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो क्या होता है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी टिश्यूज, जो कि हमने बात कर ली है कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से हैं। एगर हो गया, पैक्टिन हो गया, ठीक है ना, उसके अलावा और भी डिफरेंट जो कि हमने यहाँ पर पढ़े हैं। उसके बाद आ जाओ तो यार ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में अब सबको पता है कि होता क्या है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है, लिंकेज या बॉन्ड हम किसको कहते हैं, ये होता क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ऑन द एनोमेरिक कार्बन, ठीक है ना। एनोमेरिक कार्बन वन मोनोसैकेराइड रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप ऑफ द अदर मोनोसैकेराइड, और जो इन दोनों के दरमियान लिंक होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसकी जो एग्जांपल है, या मैं आपको एक मिनट रीड राइट करके बताता हूँ कि कौन सी एग्जांपल हो सकती है इसकी। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, अब लिखना तो पड़ेगा मुझे, तो ये 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर another, ठीक है, और यहाँ पर हम इसके चेंज बना देते हैं, यहाँ पर भी हम बना देते हैं, यहाँ पर भी बना देते हैं, और यहाँ पर भी बना देते
पे है। यहाँ पर भी हम बना देते हैं, सिंपल सी बात है। अब आपको यहाँ पर ब्लू में एक बॉन्ड नजर आ रहा होगा, ठीक है, उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इस बॉन्ड को बेसिकली जो ये मॉलिक्यूल है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, और ये बीटा डी फ्रुक्टोज। अब यहाँ पर डी भरा है और यहाँ पर भी डी भरा है, तो इसका क्या मतलब? वीडियो में बताया कि पिछले पार्ट में इस वीडियो को बताया कि डी और ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डी एंड एल जो भी नजर आपको आ रही है, डिनोट्स द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। और जो डी और एल है वो आपको मैंने बता दिया कि डीऑक्सी रोटेशन है, डॉक्सी रोटेशन है और लीवर रोटेशन है। और ये कैसे करते हैं, काज होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट इनको काज कर देती है, ठीक है ना। तो डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है वो उसको हम कहते हैं राइट वर्ड रोटेशन ऑफ द लाइट, ठीक है ना। और लीवर रोटेटरी है उसको हम लेफ्ट वर्ड रोटेशन ऑफ द लाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यार आ जाओ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो डाइजेशन है। तो डाइजेशन जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उनके बारे में आपको मोटा मोटा लाजमी पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्यों होती है, कैसे होती है, क्यों नहीं कैसे होती है, सॉरी। तो डाइजेशन जो है आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि हमें पता है कि हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई हर हर चीज़ में कोई ना कोई डाइट फाइबर होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स तो हर चीज़ में होते हैं। तो हमारी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है माउथ में ही। तो आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि डाइजेशन में कौन-कौन से या कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, और एंजाइम जो है वो किस-किस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपको एक सिंपल सी एक चीज़ बताऊँगा, वो सिर्फ ये होगा। वेट अ मिनट। अब आपने एक जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ में। तो माउथ में आप सबको पता है कि सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, ठीक है ना। अब सलाइवरी अमाइलेज जब वो करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि जो हमारी शुगर्स होती हैं, जैसा कि पॉली अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, हम जो खाते हैं पॉलीसेकेराइड डाइट अगर हम खाते हैं तो प्लांट स्टार्च हो गया। आलू अगर खाते हैं, जो हमारा पोटैटो है वो रिच ऑफ स्टार्च है, ठीक है ना। तो होता क्या, जो स्टार्च की डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टार्च है कंपाउंड ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और इसी से नाम से जाहिर होता है कि जो अमाइलेज है वो इन्हीं दो प्रोडक्ट्स पर या इन्हीं जो जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ऐड करेगा। तो होता क्या, जो अल्फा अमाइलेज है अल्फा माइलेज एक्ट ऑन, बात याद रखनी है, एक्ट ऑन रैंडम हाइड्रोलाइज कर देता है रैंडम अल्फा 1 to 4 बॉन्ड, जो कि मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल एक बात याद रखो, वो ये कह रहा हूँ, ये दो बॉन्ड्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ये डाइसैकेराइड हम ले लेते हैं, जस्ट इज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि कौन सी लिंकेज को ब्रेक करेगा, वो ये कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है। ये कार्बन 1 है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है ना। पेंटोस शुगर हमने ले लिया, ठीक है ना। अब ये 1 है फर्स्ट मॉलिक्यूल का, और ये 4 है।
इसके दरमियान जो लिंक होगा या बॉन्ड होगा, अल्फा अमाइलेज इसको ब्रेक करेगा, इसलिए इसका नाम ये है कि जो अल्फा अमाइलेज है वो अल्फा 1,4 को ब्रेक करता है। आपको क्लियर होगी होगी बात, ठीक है ना? उसके बाद पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज है, उसका भी यही रोल है कि वो अल्फा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है ना? उसके बाद इंटेस्टाइनल डाइसैकाराइडेज़ेज़ में आ जाओ, जिसमें आइसोमाल्टेज़ है, वो क्या करता है? वो करता है, लीव करता है आइसोमाल्टेज़ लीव्स अल्फा 1 to 6 बॉन्ड। अब आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि जो जो भी 2 मालिक होंगे वो हेक्सो होंगे, 6 बॉन्ड की बात हो रही है, तो 6 कार्बन होंगे, ठीक है ना? तो ये अगर हम यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लगा लें, तो अगर ये बॉन्ड होगा, तो ये अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है आइसोमेल्टेज, तो वो अल्फा 1 to 6 बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है ना? जो कि क्लीव कर रहा है। तो उसके बाद आ जाओ जो माल्टेज़ है, आइसोमाल्टेज़ है, ठीक है ना? आइसोमाल्टेज़ है, ये जो आइसोमाल्टोज़ को ब्रेक करता है, और उसके बाद जो माल्टेज़ है, जो माल्टेज़ है वो माल्टोज़ को ब्रेक करता है, कहाँ पे? वो बीटा अल्फा 1,4 पे। अल्फा सॉरी 1,4 बॉन्ड ब्रेक करता है। तो ये था आज की वीडियो में, और कुछ एब्नॉर्मल डिग्रेडेशंस हैं, ठीक है ना? कुछ एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं, एंजाइम डेफिशिएंसी है, इसीलिए इससे रिलेटेड जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि आप सबको अब पता होना चाहिए कि वो कौन-सी थी, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। तो वो जो है वो है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में अब होता क्या है, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में आप सबको पता है कि कोई डेयरी प्रोडक्ट हमने खा लिया, ज़ाहिर-सी बात है लैक्टोज़ से पता लग रहा है हमें कि मिल्क शुगर की बात हो रही है, तो मिल्क शुगर तो डेयरी प्रोडक्ट्स में ही होगी। तो होता क्या है कि हम खा लेते हैं कोई डेयरी प्रोडक्ट, आइसक्रीम खा ली, ठीक है ना? दूध पी लिया, तो होता है कि जो हमारे बॉडी में जो लैक्टेज़ एंजाइम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, तो डाइजेस्ट नहीं हो पाती लैक्टोज़। तो उससे होता क्या है, इसकी सिम्पटम्स जो हैं उनमें डायरिया है, ठीक है ना? ब्लोटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है ना? नॉज़ियस फ़ील होता है बंदे को, उल्टी करने को दिल करता है, नॉज़ियस हम कह सकते हैं, ठीक है ना? तो इसकी जो प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं और इसकी मेडिकेशन है, वो ये है कि एक तो आपने अवॉइड करना होता है डेयरी प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना? और दूसरी बात ये कि आपने क्या कहते हैं, आपने प्रोबायोटिक्स लेनी होती है, ताकि जो हमारे जो एंजाइम है वो प्रॉपर वर्क कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होप कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स पर बनी ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ चुकी हो। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिट्टो एक लफ्ज़ जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। तो इंशाल्लाह जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। यूनिवर्सिटीज़ में मेरी स्टार्ट है, तो मैंने किसी तरह टाइम निकाल कर ये वीडियो अपलोड करने का सोचा है, तो ताकि मेरी भी प्रिपरेशन हो जाए और आपकी भी प्रिपरेशन हो जाए। तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं खुद नहीं जानता कि नेक्स्ट वीडियो किसकी हो, किस चीज़ की होगी या किस टॉपिक पे होगी। तो होप अच्छा टॉपिक हो, मेरे लिए भी ईज़ी हो और आपके लिए भी ईज़ी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।